हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और ये वीडियो में क्लास 10 चैप्टर 12 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का है। और इसके पहले मैंने ओम्स लॉ तक बता दिया है और एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए ये मेरा अगला वीडियो है। और अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो है फेसबुक ग्रुप भी अगर ज्वाइन करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम सीधे चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। हमारा अगला कंटेंट था, हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया था। इसके बाद हमारा 12.5 है, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। रेजिस्टेंस क्या होता है इसको मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था। रेजिस्टेंस वो क्वालिटी है एक कंडक्टर की या इंसुलेटर की जो कि फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करती है, रोकती है। तो वो रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर में, चूंकि हम इंसुलेटर की बात नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है हम उसकी बात करेंगे। तो कंडक्टर की बात करेंगे कि कंडक्टर के किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड होता है, हम उसको देखेंगे। Complete an electric circuit consisting of a cell, an ammeter, nichrome wire of length L और एंड प्लग की। जैसे कि ये फिगर में आपको दिखा रखा है कि इन्होंने एक सेल को कंप्लीट किया है। यहाँ सेल लगाया है, अमीटर है और ये जो है आपका की है और निक्रोम वायर से कनेक्ट किया है। नाउ प्लग द की को प्लग में लगाया किया। नोट द करंट इन द अमीटर। जैसे प्लग में डाला तो सर्किट पूरा होने लगा और हम करंट फ्लो होने लगा। हम अमीटर में उसकी रीडिंग देखेंगे। रिप्लेस द निक्रोम वायर बाय अनदर निक्रोम वायर ऑफ सेम थिकनेस बट ट्वाइस द लेंथ। अब इस निक्रोम वायर को हम एक्सचेंज करेंगे किससे? इस निक्रोम वायर को हम दूसरे निक्रोम वायर से चेंज करेंगे। दूसरा निक्रोम वायर हमारा कौन सा है? थिकनेस बट ट्वाइस द लेंथ, दैट इज 12 मार्क 2। ठीक है, पहला हमारा क्या था? ये निक्रोम वायर था 1। अब दूसरा हमने क्या किया, उसी लेंथ हमने डबल कर दिया, हमने चौड़ाई उसकी उतनी ही रखी, थिकनेस उतनी ही रखी, बस लंबाई उसकी बढ़ा दी। नाउ रिपीट द वायर बाय ए थिकर निक्रोम वायर। अगला हमारा एक्सपेरिमेंट है कि हमने लंबाई तो उतनी ही रखी, बस उसकी थिकनेस बढ़ा दी। एक में तो हमने लंबाई बढ़ाई निक्रोम वायर की और दूसरे में हमने लंबाई उतनी ही रख के उसकी मोटाई, उसकी थिकनेस बढ़ा दी। फिर से हम करंट उसमें देखेंगे किसमें कितना फ्लो करता है। नाउ रिप्लेस द वायर बाय द थिकर निक्रोम वायर। और ये हमारा तीसरा वाला था कंडीशन जो हमें लगाना था। इंस्टेड ऑफ टेकिंग निक्रोम वायर कनेक्ट अ कॉपर वायर। और चौथा हमने कॉपर वायर को लिया इन द सर्किट और कॉपर वायर को भी हमने सेम थिकनेस और जब जो पहला हमने निक्रोम वायर लिया था उसी के थिकनेस और उसी के लेंथ के बराबर लिया। नोट द वैल्यू ऑफ, हर चारों केस में हम उसका वैल्यू नोट करेंगे कि क्या है। तो डज द करंट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो हम देख, हमें डिफरेंट आपको जो है हर केस में डिफरेंट करंट फ्लो का रिकॉर्ड मिलेगा। तो हम ये देखेंगे कि वो कैसे डिपेंड है, क्या लंबाई पे डिपेंड है या थिकनेस पे डिपेंड है या मटेरियल पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है रेजिस्टेंस। तो हमारा अगला है, इट इज ऑब्जर्व दैट द अमीटर रीडिंग डिक्रीज टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल। जब वायर की लंबाई हमने बढ़ा दी तो उस अमीटर की रीडिंग, अमीटर क्या होता है? करंट को मेजर कर रहा है। करंट की रीडिंग सीधे क्या हो जाती है? आधी हो जा रही है, 1/2 उसकी डिक्रीज हो गई जब हमने लंबाई बढ़ा दी। द अमीटर रीडिंग is increased when the a thickness wire of the same material and the same length is used। और अमीटर की रीडिंग बढ़ने लगी जब हमने थोड़ा थिकर वायर लिया जिसकी लंबाई तो सेम थी पहले वाले से, पर उसकी मोटाई ज्यादा थी, थिकर थी। A change in ammeter reading is observed when a wire of different material of same length and same area cross section is used। और तीसरा कंडीशन था जब हमने निक्रोम को हटा के कॉपर रखा था, तो उसमें भी हमें चेंज लगा किसमें? करंट में। ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमारा क्या है? ओम्स लॉ हमारा आपको याद है ओम्स लॉ क्या था? चलिए हम पीछे आपको दिखाते हैं। ओम्स लॉ का हमारा फॉर्मूला आपको ये था, ठीक है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंट अपन करंट फ्लो। ये हमारा ओम्स लॉ था। अब हमने ओम्स लॉ अगर हमने अप्लाई किया
we observe that the resistance of the conductor depend on its length, इसके लंबाई पे डिपेंड है, एरिया मतलब चौड़ाई पे डिपेंड है, और नेचर ऑफ मटेरियल तीनों पे डिपेंड है। मतलब रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो करंट कम फ्लो होगा, ठीक है। तो ये तीनों पे डिपेंड है, एरिया, लेंथ और मटेरियल यूज्ड। इसके बाद है आपका मेजरमेंट हैव शोन दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। और ये रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ के। R is directly proportional to length and inversely proportional to area, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस जो है जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा किसी में, उसमें इलेक्ट्रिसिटी, उसमें करंट कम फ्लो करेगा। तो अगर लेंथ इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस लेंथ के, तो इसका मतलब लेंथ बढ़ाने से करंट उसमें कम फ्लो करेगा। जब लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी उसकी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट उतना कम फ्लो होगा। तो सेम चीज आपको यहाँ पे देखिए, आपको ये बताया गया है कि आमीटर की रीडिंग डिक्रीज हो जाती है 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज डबल। जब वायर की लेंथ को हमने डबल कर दिया तो अब उस लेंथ में करंट चार्ज को फ्लो करने में ज्यादा टाइम लगेगा, रेजिस्टेंस उसको ज्यादा फेस करना पड़ेगा चार्ज को, और जितना रेजिस्टेंस फेस करेगा उतना ही करंट कम फ्लो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर के। तो जब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ वायर के, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट उसमें कम फ्लो होगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, पीछे जो मैं बार बार आपको ये बता रही हूँ, R इज इक्वल टू V अपॉन I। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जैसे आपको अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट कम फ्लो होता है, उसी को ये दिखाया गया है। तो इसको निकाल के इन्होंने एक समराइज करके दे दिया है कि R रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया मतलब थिकनेस। तो आपको ये दिखाया गया था आपको यहाँ पे, द आमीटर रीडिंग इज इंक्रीज, आमीटर की रीडिंग बढ़ जाती है जब थिकनेस वायर की हमने बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर थिकनेस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो उस मटेरियल में करंट ज्यादा फ्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कंबाइनिंग दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी, जिसका रेजिस्टेंस जितना कम होगा, उसे क्या बोलते हैं, उसमें क्या होगा, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। इंसुलेटर लाइक रबर एंड ग्लास हैव रेजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर 10 to the power 12 to 10 to the power 17 ohm. Both the resistance and resistivity of a material vary with temperature, और टेम्परेचर के साथ ये वेरी कर जाता है इनकी रेजिस्टिविटी। टेबल 12.2 reveals that the resistivity of an alloy is generally higher than that of its constituent metal. alloy की रेजिस्टिविटी अपने मेटल से ज्यादा होती है। alloy do not oxidize, burn readily at high temperature. For this reason they are commonly used in इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। alloy को हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल हीटिंग जो है उसमें करंट अगर बहुत ज्यादा भी अगर उसमें चला जाएगा तो उसका जलने का और उसका खराब होने का चांस होता है। तो इसीलिए आपको लिखा हुआ है alloy do not oxidize, burn readily at high temperature. For this reason they are commonly used in electrical heating devices. क्योंकि रेजिस्टिविटी इसमें क्या होती है, अलॉय में ज्यादा होती है, तो वो करंट तो फ्लो करता है पर धीरे धीरे करके फ्लो करता है, एक ही बार नहीं करेगा, नहीं तो वो अप्लायंस खराब हो जाएगा। उसके अलावा टंगस्टन इज यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, whereas copper and aluminum are generally used for electric transmission lines. तो अलग अलग रेजिस्टिविटी की वजह से, कंडक्टर की क्वालिटी की वजह से अलग अलग जगह इसको यूज किया जाता है। कंडक्टर में देखिए रेजिस्टिविटी सिल्वर की कितनी है, कॉपर की कितनी है, हर की ये रेजिस्टिविटी दी हुई है। और ये आपका दिया हुआ है एलॉय की रेजिस्टिविटी भी दी हुई है, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी भी दी हुई है। इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा
जो है रेजिस्टिविटी हो जाता है। आपका अगला ये एग्जांपल है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब draw from 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm. How much current will an electric heater coil draw from a 220 volt? आपको यहाँ पे है V आर गिवन, V दिया हुआ है, ठीक है, R दिया हुआ है, तो I निकालना है, तो I इज इक्वल टू V अपन R होता है, तो ये निकल गया आपका इतना एम्पियर। V आर गिवन, फिर से V दिया हुआ है, रेजिस्टेंस आपको 100 दिया हुआ है, तो फिर से इसको हमने उसी फॉर्मूले पे निकाला तो हमारा 2.2 एम्पियर आ गया आंसर। ये बहुत इजी है, फॉर्मूले पे बेस्ड है सारा। एग्जांपल 12.4 देखेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है, द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, व्हेन यू ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर का करंट जा रहा है, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। तो सबसे पहले देखेंगे, वी आर गिवन पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट और करंट इसमें 4 एम्पियर था, तो रेजिस्टिविटी कितनी हुई, रेजिस्टेंस कितना हुआ 15 ओम। इसको जब हमने रेजिस्टेंस को निकाला तो V अपॉन I किया, V का वैल्यू दिया हुआ है 60, I का 4 एम्पियर, तो इसको निकालने कैलकुलेट के बाद आ गया 15 ओम। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट, द करंट इज गिवन बाय, ठीक है, हमने क्या निकाल दिया, रेजिस्टेंस इसका निकाल दिया, तो रेजिस्टेंस निकाल दिया, तो रेजिस्टेंस उसी मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। रेजिस्टेंस चेंज कैसे होगा, जब वायर की लेंथ वगैरह चेंज करेंगे या फिर आपको उसका थिकनेस या मटेरियल चेंज करेंगे तब होगा। तो हमने क्या किया, ओम्स लॉ के थ्रू जो निकाला था 15 ओम निकाला था आपको, उसको हम यहाँ पुट कर देंगे और V का वैल्यू जो है पोटेंशियल डिफरेंस को भी बैठा देंगे तो हमारा 8 एम्पियर आ जाएगा। तो द करंट थ्रू द हीटर बिकम्स 8 एम्पियर। अगला हमारा है, ये न्यूमेरिकल है सारे। अगला हमारा है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज, इसमें ये आपका काफी लेंदी हो रहा है, इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी और 12.5 से मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी। तब तक आप यही देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।